हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। हमारी डेली करंट अफेयर की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। मेरा नाम है पंकज वैष्णव। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो शुरू करेंगे डेली करंट अफेयर को और आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे 11 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से नोट कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, एंड तक रिलैक्स होकर देखिए। ओके, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर आपको मिलेगी विथ मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट भी लगाइए और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ भी एप्लीकेशन पर चेकआउट कीजिए, वहां पर मिल जाएगी। हम चलते हैं आज के हमारे पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर। इसको नोट कीजिएगा। एसएससी में ये एग्जाम काफी बार एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 की ओवरऑल मेडल टेली में भारत की रैंक क्या है? पहले जब दूसरे वर्ल्ड कप हुए हैं इसके पिछले साल या उसके पिछले साल, तो एसएससी में ये क्वेश्चन काफी बार आया है। देखिए, अगर हम आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 की बात करते हैं तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये एक शूटिंग वर्ल्ड कप है ना। अलग अलग फेज में इसका आयोजन किया जाता है। नॉर्मली 5 फेज होते हैं और फिर एक फाइनल खेला जाता है। 5 फेज हो गए, एक फाइनल खेला जाएगा लास्ट में और फिर बनती है एक ओवरऑल मेडल टेली। अब 2025 में जो ओवरऑल मेडल टेली बनी है फाइनल के बाद, उसमें इंडिया की रैंक है सेकंड। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 की ओवरऑल मेडल टेली में इंडिया ने सेकंड रैंक पर इंडिया रहा है। देखिए, जो फाइनल था ना वो 4 से लेकर 9 दिसंबर तक कतर के दोहा में खेला गया था। तो दोहा में, कतर में इसका हो गया फाइनल। फाइनल मेडल टेली में हमने केवल 6 मेडल जीते थे। 6 मेडल में से 2 गोल्ड आए थे हमारे पास, 3 सिल्वर आए थे और एक ब्रॉन्ज मेडल आया था। तो टोटल कितने हो गए? 6 मेडल। अब देखिए, फाइनल खत्म होने के बाद जो फाइनल मेडल टेली बनी है ना, सारी मिलाकर, तो फाइनल मेडल टेली में इंडिया के टोटल मेडल हो गए 28। वैसे फाइनल में तो हमने 6 ही जीते थे, लेकिन सारे फेजेस को मिला देते हैं तो फिर फाइनल मेडल टेली जो बनती है उसमें इंडिया के मेडल हो गए 28। और मेडल टेली में 28 मेडल के साथ इंडिया दूसरे प्लेस पर रहा है। आयोजन फाइनल का कहां हुआ था? कतर के दोहा में हुआ था। अब बात आती है कि पहले स्थान पर कौन। तो मेडल टेली में अगर हम टॉप 3 नेशन की बात करते हैं, दूसरे नंबर पर तो इंडिया है, ओके, पर पहला नंबर प्राप्त किया है चाइना ने। चाइना ने टोटल 51 मेडल अपने नाम किए। इसमें से चाइना को 21 गोल्ड मिले, 13 सिल्वर मिले और 17 ब्रॉन्ज मेडल चाइना ने जीते। इंडिया ने 28 टोटल मेडल जीते हैं, जिसमें से गोल्ड है 11, 9 है सिल्वर और 8 है हमारे पास ब्रॉन्ज मेडल। अब आते हैं रैंक थर्ड पर। तो यूएसए थर्ड रैंक पर रहा 25 मेडल के साथ में। यहां पर इनकी मेडल भी देख लीजिएगा, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। एक्चुअल में थर्ड प्लेस तक तो पूछा नहीं जाएगा, तो फर्स्ट और सेकंड भी याद करोगे तो काम हो जाएगा। थर्ड प्लेस पर यूएसए को कितने मेडल मिले? 25 मेडल। ठीक है, तो इंडिया पहले नंबर, सॉरी, चाइना पहले नंबर पर मेडल टेली में और इंडिया हो गया दूसरे नंबर पर। देखिए, एक शूटिंग कंपटीशन है 2025 में। इस शूटिंग कंपटीशन का 40वें एडिशन का आयोजन किया गया है। 5 फेज और एक फाइनल। ठीक है, 1 अप्रैल को यह शुरू हुआ था, 9 दिसंबर को फाइनल के साथ खत्म हुआ। सबसे पहली बार आईएसएसएफ वर्ल्ड कप की शुरुआत की गई थी 1986 में। तब से यह आयोजित किया जा रहा है 1986 से। नॉर्मली हर साल आयोजित किया जाता है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है। यहां पर सारे फेजेस मैंने आपको दे दिए हैं जितने भी हुए हैं। देखिए, अप्रैल में शुरू हुआ था, फिर ये 5 फेज हुए, 5वां फेज भी 2 हिस्सों में हुआ था और फिर फाइनल अभी दिसंबर में हुआ है कतर के दोहा में। आगे आइए सेकंड को, सॉरी, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की भी यहां पर कैजुअली हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में शूटिंग खेलों को गवर्न करने वाली इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल संस्था है। शूटिंग खेलों के लिए रूल्स बनाती है, नीतियां बनाती है, लॉज बनाती है, इसका काम है। 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। जर्मनी के म्यूनिक में इसका हेडक्वार्टर है। लुसियानो रोसी जो कि इटली से आते हैं, वो प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के। सेकंड क्वेश्चन, भारत के किस त्योहार को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट, इसमें शामिल किया गया है इंडिया में मनाई जाने वाली दिवाली को। देखिए, इसको समझिए।
अगर हम इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट या साइट की बात करते हैं ना, तो इसमें उन चीजों को शामिल किया जाता है जो कि अमूर्त है, मतलब जिनको देखा, मतलब जिनको छुआ नहीं जा सकता। मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको आप छुएं, अमूर्त है इनका रूप, लेकिन किसी भी देश के कल्चर में, संस्कृति में ये घुली हुई होती है और परंपरा के अनुसार इसे मनाया जाता है। मतलब कोई फेस्टिवल हो सकता है, कोई मेला हो सकता है ना, परंपरा के अनुसार मनाया जा रहा है किसी भी देश की संस्कृति में, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता रहता है। तो ऐसे किसी भी इवेंट को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया जा सकता है यूनेस्को के द्वारा। तो अभी यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया भारत में मनाई जाने वाली दिवाली को, है ना। तो यूनेस्को की 20वीं इंटर गवर्नमेंटल कमेटी फॉर सेफ गार्डिंग इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का आयोजन किया गया था। एक समिट है, एक कॉन्फ्रेंस है। इसका आयोजन 8 से लेकर 13 दिसंबर तक किया जा रहा है नई दिल्ली रेड फोर्ट में। और यहीं पर इस मीटिंग में यूनेस्को ने दीपावली को अपनी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी लिस्ट में शामिल किया है। इसके पहले 2023 में गुजरात के गरबा, मैंने क्या बोला आपको, छू नहीं सकते आप इन चीजों को, यह अमूर्त कैटेगरी है, एक इवेंट की तरह मनाया जाता है इसे। तो गरबा को, गुजरात के गरबा या डांडिया को 2023 में इस लिस्ट में शामिल किया गया था। भारत में जो कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है उसे 2017 में यूनेस्को ने अपनी इस लिस्ट में जगह दी थी। तो वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2025 में इस साल कुंभ का मेले का आयोजन किया गया था। कहां पर? प्रयागराज में, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो 2017 में कुंभ मेले को यूनेस्को के द्वारा अपने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया था। 2023 में लास्ट टाइम गरबा इसमें शामिल हुआ था, और अब इसमें शामिल हुआ है भारत में मनाई जाने वाली दिवाली। दिवाली को इस लिस्ट में क्यों शामिल किया गया? तो यूनेस्को ने इसे कल्चरल ट्रेडिशन माना है जो कि सदियों से चला आ रहा है परंपरागत रूप से, और किसी कल्चर का एक हिस्सा है। बहुत इंपॉर्टेंट। यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट यूनेस्को द्वारा बनाई गई है। इनको प्रोटेक्ट करना, ऐसे जो इवेंट उनको प्रोटेक्ट करना इसका मुख्य उद्देश्य है। साइट्स दुनिया के बेस्ट कल्चर और उनके द्वारा की जाने वाली प्रैक्टिसेस के बारे में बताती है। अब देखिए, 3 टाइप की यहां पर भी श्रेणी होती है। जो कैटेगरी है ना, इस लिस्ट में 3 टाइप की होती है। रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, इनमें दुनिया की साइट्स को जोड़ा जाता है, पहली हो गई। सेकेंड, यहां पर साइट्स वो जो कि दिख सकती है, जिनको छुआ जा सकता है, ठीक है। सेकेंड लिस्ट होती है लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन नीड ऑफ अर्जेंट सेफगार्डिंग। इसमें ऐसी इंटेंजिबल कल्चरल साइट को जोड़ा जाता है जो कि खत्म हो रही है और इनका कंजर्वेशन किया जाना चाहिए। तीसरी लिस्ट आती है रजिस्टर्ड ऑफ गुड सेफगार्डिंग प्रैक्टिसेस। इसमें उन चीजों को मतलब साइट्स को जोड़ा जाता है ताकि दूसरे देश उसके कंजर्वेशन के तरीकों को सीख सके। ऐसी जो जिनका कंजर्वेशन किया जा रहा है ना, ऐसी साइट को जगह दी जाती है ताकि दूसरे देश भी सीखे कि अपने यहाँ की साइट को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो ये 3 तरीके की लिस्ट यूनेस्को जारी करता है। यूनेस्को वैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। पूरे वर्ल्ड में एजुकेशन को, कल्चर को, है ना, कल्चर, एजुकेशन, आर्ट, साइंस, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है, इनके क्षेत्र में काम करती है। 16 नवंबर 1945 में यूनेस्को की स्थापना की गई थी। फ्रांस के पेरिस में हेडक्वार्टर है। खालिद अल इनानी इसके डायरेक्टर जनरल के पद पर है। वैसे आपको पता है यूनेस्को ने इसी साल 2025 में लखनऊ को भी एक टैग दिया है, लखनऊ को भी एक पहचान दी है, यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, है ना। जो पाक कला होती है ना, पकवान की कला, उसके लिए ये टाइटल दिया जाता है। तो पहले इंडिया में हैदराबाद को दिया जा चुका था, और अब ये 2025 में यूनेस्को ने लखनऊ को यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की लिस्ट में शामिल किया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड 2025 कितने लोगों को दिए गए हैं? नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने दिए हैं इस साल 36 लोगों को, 36 लोगों को, ठीक है। 2 तरीके के अवार्ड है, यहां पर समझो। 9 दिसंबर को भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने एक तो शिल्प गुरु अवार्ड दिए,
और एक नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड दिए। हैंडीक्राफ्ट या हस्तशिल्प के लिए ही दोनों अवार्ड दिए जाते हैं, लेकिन इनमें से बड़ा कौन है? बड़ा है शिल्प गुरु अवार्ड। शिल्प गुरु अवार्ड 12 लोगों को दिया गया इस बार, और जबकि नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड की बात करते हैं तो ये 36 लोगों को दिया गया। इस तरीके से टोटल अवार्ड कितने दिए गए हैं हैंडीक्राफ्ट के लिए? ये दिए गए हैं टोटल 48। अब जो शिल्प गुरु अवार्ड होता है ना, ये मतलब बहुत ही लाइफ टाइम की अचीवमेंट हो जाती है किसी की, मतलब जिसकी हस्तशिल्प कला बहुत ही फेमस है, बहुत ज्यादा उसने नाम कमाया, थोड़ा एजेड भी हो गए हैं ऐसे व्यक्ति और सालों से प्रचार कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को शिल्प गुरु अवार्ड दिया जाता है। ये हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है। और सेकंड, जब हम नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड की बात करते हैं तो ये शिल्प गुरु अवार्ड के नीचे आता है। ऐसे 36 अवार्ड दिए गए, 36 लोगों को। अब देखिए काउंट, अब एक एक व्यक्ति का नाम तो नहीं पूछा जाएगा, फिर भी मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल रखे, उनको आप देख सकते हो। शिल्प गुरु अवार्ड 12 लोगों को दिए गए। इनमें से देखिए सुभाष अरोड़ा हरियाणा से आते हैं, मेटल क्राफ्ट के लिए जाने जाते हैं। मोहम्मद दिलशाद यूपी से आते हैं, लकड़ी की नक्काशी या वुड कार्विंग के लिए जाने जाते हैं। जहीरुद्दीन, ये भी यूपी से है, पॉटरी एंड क्ले ऑब्जेक्ट के हैंडीक्राफ्ट के लिए जाने जाते हैं। तो ऐसे लोगों को दिया गया शिल्प गुरु अवार्ड 12 है। 36 लोगों को नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड दिया गया, जैसे हीराबाई झरेका बघेल छत्तीसगढ़ से आते हैं, छत्तीसगढ़ से मेटल क्राफ्ट के लिए जानी जाती है। इम्तियाज अहमद हैंडमेड कारपेट के लिए जाने जाते हैं यूपी से, और रोशन छिपा राजस्थान से हैं, टेक्सटाइल कला के लिए जाने जाते हैं। तो ये 36 अवार्ड दिए गए हैं नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड में। सबसे बड़ा कौन? शिल्प गुरु अवार्ड। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इस अवार्ड को देती है, ध्यान रखना। कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ओके। इंडियन हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। 2 लाख रुपए पुरस्कार राशि है, और 2002 में इसे शुरू किया गया था। कौन सा अवार्ड है? शिल्प गुरु अवार्ड, हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड। और इससे थोड़ा सा नीचे आता है दूसरे नंबर पर नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड। इसकी शुरुआत पहले की जा चुकी थी 1965 में। यह भी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा दिया जाता है। आगे बढ़े। ऑफर ऑफ द डे में आप MRS 2025 के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग के लिए स्टडी मटेरियल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और जीके जीएस। ये नोट्स आपको, स्टडी मटेरियल आपको यहां पर अवेलेबल है काफी अफोर्डेबल प्राइस में। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है। यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के लिए आपको ये स्टडी मटेरियल काम में आएगा। ओके, तो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट इसे ज्वाइन कीजिए। कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आपके लिए हेल्पलाइन नंबर रहता है रोज, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारी टीम आपकी मदद कर देगी। ठीक है, जो भी आपकी क्वेरी है, क्वेश्चन है, कुछ भी आपको पूछना है, तो हमारी टीम से आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करो, डायरेक्ट अवेल कर लो। एप्लीकेशन पे जाओगे तो आपको ढूंढना पड़ेगा कोर्स, तो आप लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट अवेल कर लो। एप्लीकेशन को भी चेकआउट करो, क्योंकि वहां पर आपको काफी सारी फ्री पीडीएफ और भी मिल जाएगी। डेली करंट अफेयर की भी आपको पीडीएफ एप्लीकेशन पर मिलेगी, डेली क्रेजी जीके ट्रिक पर, तो आप उससे भी ज्वाइन कीजिए। आइए, चर्चित वन नेशन वन लाइसेंस वन पेमेंट किससे संबंधित है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कानून इंट्रोड्यूस किया है, चर्चित वन नेशन वन लाइसेंस वन पेमेंट। ये जो कानून है ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कॉपीराइट से संबंधित है। सर क्या है, समझ नहीं आया। देखिए क्या होता है, जब कोई एआई जब अपना लर्निंग पीरियड में होता है ना, एआई को जब सिखाया जाता है, तो एक्चुअल में उसको काफी सारी चीजें एक्सेस करनी पड़ती, काफी सारा नॉलेज एक्सेस करना पड़ता है। तो जो ओपन सोर्सेस हैं वहां से तो उसको कोई भी इंफॉर्मेशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन काफी सारी चीजें ऐसी होती है जिनका कॉपीराइट होता है, जिनका पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क होता है, काफी सारी चीजें होती है, कॉपीराइट और नॉर्मली पेटेंट। तो ऐसे प्रोडक्ट या ऐसी कोई भी, जैसे बुक है, कोई मान लो किसी बुक का थ्योरी है, कोई मूवी की स्क्रिप्ट है, या कुछ भी ऐसा है जिसकी इंफॉर्मेशन कॉपीराइट के अंतर्गत है, तो ऐसी चीजें अगर ये एक्सेस करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसका भी कॉपीराइट है उनको रॉयल्टी देनी पड़ेगी एआई को। अब एआई को क्या है ना, अलग अलग जगह पर अलग अलग आधे तो ओपन सोर्सेस से मिल जाते हैं, लेकिन बहुत जगह रॉयल्टी देनी पड़ती है एआई कंपनीज को।
अब अलग अलग जाके रॉयल्टी देना पड़े। इससे बेटर है कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक बोर्ड बना दिया है, जो एआई है ना जो भी यूज कर रहा है वो रॉयल्टीज बोर्ड को दे दे, बोर्ड जिन जिन को रॉयल्टी देना है वहां तक पहुंचा देगा। ये क्या है, वन नेशन वन लाइसेंस वन पेमेंट। कभी कभी क्या होता है, एआई कंपनी ऐसे डेटा का यूज कर लेती है जो कि कॉपीराइट होता है, कॉपीराइट कंटेंट होता है, तो फिर आती है दिक्कत। ऐसे केस में मतलब केस भी हो जाते हैं एआई कंपनी पर, उन्हें कोर्ट और इनसे भी गुजरना पड़ सकता है। तो ये काफी सारी चीजें, इसीलिए वन नेशन वन लाइसेंस वन पेमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कॉपीराइट के लिए लाया गया है। तो इजीली आपको समझ में आ गया होगा, एक पॉलिसी है, एक प्रस्ताव, एक कानून की तरह से लाया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा कॉपीराइट कंटेंट के यूज को कंट्रोल करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, एआई पॉलिसी एक तरीके की गवर्नमेंट ने इसका प्रस्ताव रखा है। एआई कंपनीज को जो कॉपीराइट कंटेंट यूज करती है उसको जब वो रॉयल्टी देनी होती है, पेमेंट अलग से देना पड़ता है हर जिसका कॉपीराइट है अलग अलग जाके, तो अब उन्हें सबको अलग अलग पेमेंट नहीं देना पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट एक सेंट्रलाइज्ड लाइसेंसिंग बॉडी बना रही है इसके लिए। तो इससे फायदा ये होगा एआई कंपनीज को कि डायरेक्ट आप जो भी कॉपीराइट कंटेंट यूज कर रहे हो वो इस सेंट्रलाइज्ड लाइसेंसिंग बॉडी को आप पेमेंट कर दो। ये बॉडी सभी दूसरी कॉपीराइट जिनका भी है उनको उनकी रॉयल्टी दे देगी, पेमेंट कर देगी, है ना। तो बहुत इजी हो जाएगा। इसी स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया है, इसी पॉलिसी को गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। समझ में आ गया होगा आपको, वन शॉट वन नेशन वन लाइसेंस वन पेमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। इजी था, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था समझने में। तो इससे फायदे क्या होंगे ये समझो। देखिए, जो कंपनीज एआई कंपनीज, उनकी कॉस्ट कम होगी, है ना। काफी सारी चीजें समझना पड़ती है, काफी सारे कानून होते हैं, लॉ होते हैं, काफी सारी लाइसेंस लेने पड़ते हैं, तो उनकी कॉस्ट भी कम होगी इससे। क्योंकि टाइम भी बचेगा, कॉस्ट भी कम होगी, लीगल क्लियरिटी भी आएगी कि भैया चलो अपन तो यूज करो, अपन दे देंगे बोर्ड को पेमेंट, वो देता रहेगा जहां आगे देना है। केस कम होंगे, है ना, कोई भी उठा के केस कर दे रहा है कॉपीराइट के कारण, तो फिर ऐसा रिस्क भी कम हो जाएंगे। और एआई ट्रेन करने के लिए डेटा ज्यादा से ज्यादा एक्सेसिबल हो पाएगा एआई कंपनियों के पास में। तो ये एआई को फायदे, क्रिएटर्स और आर्टिस्ट को भी फायदे होंगे। क्या, हर तरह के क्रिएटर्स को रॉयल्टी मिल सकेगी। इंडिया की क्रिएटिव इकोनॉमी को फायदा मिलेगा, इंडिया को फायदा है। इंडिया में कॉपीराइट प्रोटेक्शन और ज्यादा मजबूत किया जा सकेगा। इसके अलावा अगर हम भारत सरकार का एआई विजन देखें तो हमारा विजन है इंडिया में एक बेहतर एआई इकोसिस्टम को तैयार करना। इंडिया का इंडियन एआई मिशन तेजी से आगे बढ़ेगा ताकि हम 2047 तक जो विकसित भारत का हमारा मोटिव है उसको हम पूरा कर पाए, और सभी एआई कंपनीज को सेम अपॉर्चुनिटीज मिलेगी इंडिया में, और फेयर कंपटीशन आगे बढ़ेगा। तो इंडियन गवर्नमेंट का भी ये विजन है इस पॉलिसी को लाने का। मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना किस राज्य में लॉन्च की जाएगी? मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना, इसे लॉन्च किया जा रहा है पंजाब राज्य में, है ना। पंजाब में सेहत बीमा से समझ में आ गया होगा, एक प्रकार का ये हेल्थ इंश्योरेंस की तरह इसे लाया जाएगा। होगा क्या, स्कीम के तहत पंजाब की हर फैमिली को 10 लाख तक का इंश्योरेंस दिया जाएगा। हर फैमिली को 10 लाख का इंश्योरेंस जनवरी 2026 में से लॉन्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना पंजाब गवर्नमेंट की स्कीम है। सीएम भगवंत मान ने इसे अनाउंस किया है, पंजाब स्टेट में से लागू किया जा रहा है, और एक प्रकार की इंश्योरेंस स्कीम है पंजाब की सभी फैमिलीज के लिए। हर परिवार को 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिलेगा, चाहे उनका जो इनकम है ना, ईयरली इनकम कुछ भी हो फैमिली की, तो भी उनको, हर फैमिली को 10 लाख तक का कवर दिया जाएगा। 3 करोड़ लोगों को 2000 से ज्यादा मेडिकल प्रॉब्लम्स का फ्री इलाज मिल सकेगा। पंजाब के जो सिटीजन है, वहां के जो मूल निवासी है, जिनका डोमिसाइल है, उन्हें हेल्थ कार्ड बनवाना होगा एक तरीके का, और उससे 10 लाख तक का उनका इलाज मुफ्त हो जाएगा। तो अच्छी स्कीम है, पंजाब गवर्नमेंट ने इसे अनाउंस किया। भारत विन पोर्टल किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? भारत विन पोर्टल, इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। भारत में एक पोर्टल लाया गया, भारत विन पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। भारत में एक्चुअल में वाटर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए ये एक पोर्टल, जो भारत में इनोवेटर्स है ना, ये उनको प्रोत्साहित करेगा कि वो वाटर सिक्योरिटी के लिए इनोवेशन करें।
जो भी इनोवेटर्स है, चाहे वो कंपनीज हो, स्टार्टअप हो, इंडिविजुअल कोई व्यक्ति हो, साइंटिस्ट हो, सिटीजन हो, सभी को ये प्रोत्साहित करेगा कि भाई आप वाटर सिक्योरिटी के लिए सॉल्यूशन निकालिए। कुछ भी आप, या तो कोई आइडिया हो सकता है, इसमें कोई इक्विपमेंट हो सकता है जिससे वाटर सिक्योरिटी बढ़े, कोई इनोवेशन सिस्टम हो सकता है। इसको बढ़ाने के लिए यह पोर्टल जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा लाया गया। भारत में जल शक्ति मिनिस्टर है सी आर पाटिल। तो इन्होंने दिल्ली में एक तो जल शक्ति हैकेथलॉन 2025 को अनाउंस किया और भारत विन पोर्टल को इनोग्रेट किया। देखिए भारत विन पोर्टल में क्या होगा कि ये सारे इनोवेटर्स रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, है ना, जो भी वाटर सिक्योरिटी या इसके लिए इनोवेशन कर सकते हैं या करना चाहते हैं, तो वो यहां पर रजिस्टर्ड करेंगे। एक फेयर तरीके से इनको चेक किया जाएगा और जिनके इनोवेशन आइडियाज टॉप क्लास रहेंगे वाटर सिक्योरिटी के लिए, उनके इनोवेशन आइडियाज को प्रमोट किया जाएगा। उनके इनोवेशन आइडियाज को, जो भी उन्होंने बनाया है, जो भी इनोवेशन किया, उसको चेक किया जाएगा ऐसी जगह पर जहां पर वाटर सिक्योरिटी की जरूरत है। अगर ये सक्सेस होता है तो उन्हें 1 लाख रुपए तक की, जो भी विनर है उन्हें फंडिंग दी जाएगी। ये विनर एक से ज्यादा हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, जिन्होंने वाटर सिक्योरिटी के लिए कोई इनोवेशन सिस्टम बनाया। तो उन सभी को 1 लाख रुपए तक की फंडिंग दी जाएगी। रिसर्च इंस्टीट्यूशन द्वारा मेंटरशिप भी दी जाएगी। आया समझ में? तो ये भारत विन पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का, ऑनलाइन पोर्टल है। इनोवेटर्स यहां पर सबमिट कर सकते हैं अपना जो भी उन्होंने सॉल्यूशन निकाला है। बेस्ट सॉल्यूशन को सिलेक्ट किया जाएगा, फंडिंग दी जाएगी और रियल वर्ल्ड में टेस्ट किया जाएगा। अगर वो सक्सेस हो जाता है तो इन फ्यूचर उनके साथ फिर काम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल में 30% आरक्षण किसे देने की घोषणा की। तो यहां पर पहला वर्ड तो आया है स्टेट बार काउंसिल। ये क्या होता है? अच्छा, आपने कभी जॉली एलएलबी ऐसी मूवीज देखी होगी, तो एक बार काउंसिल नाम बहुत ज्यादा आता है ना। बार काउंसिल से मैं रिकमेंड करता हूं बार काउंसिल को कि आपका लाइसेंस निरस्त किया जाए, है ना। एक ऐसे एक मूवमेंट है जहां पर अक्षय कुमार को जो जज होते हैं वो बोलते हैं। तो ये स्टेट बार काउंसिल एक्चुअल में क्या होता है, वकीलों का एक एसोसिएशन होता है ना, जहां पर वकील होते हैं सारे एसोसिएशन मेंबर। और एक्चुअल में क्या ना, वकीलों के जो काम हैं उनको यहां पर कंट्रोल किया जाता है, उन पर नजर रखी जाती है। किसी भी तरीके का, मतलब वकील ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जिससे जो वकालत का प्रोफेशन है उसको, उस पर दाग लगे, है ना, ऐसा कोई काम तो नहीं कर रहे। तो इन सभी चीजों को देखता है स्टेट बार काउंसिल, वकीलों का ही एसोसिएशन, समझना, है ना। इसके कुछ मेंबर होते हैं, कुछ अध्यक्ष होते हैं, और ये देखते हैं कि भाई जो वकील है ना वो ऐसा ना हो कि भाई ऐसा कुछ काम करे जिससे ये प्रोफेशन दागदार हो जाए, ये प्रोफेशन पे लोग भरोसा उठ जाए लोगों का। और मतलब बोल सकते हैं कि बिहेवियर जिनका सही नहीं है, वकालत के प्रोफेशन में आगे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, गलत तरीके से काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के कार्यों को कंट्रोल करना, ऐसे लोगों पर नजर रखना, ये स्टेट बार काउंसिल का काम होता है। ठीक है, ये किसी के भी लाइसेंस को निरस्त कर सकता है। जो होता है ना लॉ का लाइसेंस होता है ना, कोई एडवोकेट है तो उनको निरस्त कर सकता है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है केस में, स्टेट बार काउंसिल में एक मतलब बहुत ही बड़ा फैसला दिया। इन्होंने बोला है कि 30% आरक्षण दिया जाएगा स्टेट बार काउंसिल में। किसको? विमेन को, महिलाओं। एक्चुअल में महिलाओं का जो ज्वाइनिंग है स्टेट जो बार काउंसिल है उसमें महिलाएं बहुत कम है। ज्वाइनिंग बोले या महिलाएं बहुत कम, या बहुत सारे तो ऐसे जहां पर है ही नहीं, बहुत सारे स्टेट ऐसे जिनकी बार काउंसिल में महिलाएं है ही नहीं। तो इनको बढ़ाने के लिए इनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट आया है, एक केस है यहां पर, योगमाया एमजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर केस। दो महिलाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है, योगमाया एमजी और सहला चौधरी। ये दोनों सुप्रीम कोर्ट गई, इन्होंने एक पीआईएल लगाया। पीआईएल क्या होता है ये भी सुना होगा मूवी में, है ना। पीआईएल होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जनहित याचिका इसको हिंदी में बोलते हैं, जनहित याचिका लगी तो मतलब जो लोगों की हित की बात है उनको कोई वकील लेके जा सकता है। तो ये केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अच्छा इस केस में इन्होंने कहा था कि भैया बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल में विमेंस को रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इन्होंने बताया कि इंडिया में 18 स्टेट बार काउंसिल है,
11 स्टेट बार काउंसिल में तो एक भी महिला नहीं, तो विकास कैसे होगा? और यहीं से बार काउंसिल ऑफ इंडिया में चुनाव होते हैं, यहीं से चुन के बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये इंडियन लेवल की यही काउंसिल है, तो यहां पर स्टेट बार काउंसिल से चुन के आते हैं। जब स्टेट बार काउंसिल में महिलाएं नहीं है तो यहां पर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कैसे बढ़ेगा? तो दोनों में महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ठीक है हम स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं को 30% आरक्षण देते, पर उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आरक्षण नहीं दिया है महिलाओं को। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से बैठक करी है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई आप अपने जो पॉलिसीज है, जो लॉ हैं, उनको चेंज करो। चेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिश की है, पर डायरेक्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यहां से स्टेट बार काउंसिल से ही चुने जाएंगे मेंबर, तो स्टेट बार काउंसिल में हम दे रहे हैं 30% महिलाओं को आरक्षण, तो अब सारी स्टेट बार काउंसिल में 30% होगी महिलाएं, क्योंकि इन्हें मिला है रिजर्वेशन। समझ में आया? तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया 30% का आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है ये। 30% रिजर्वेशन में से 20% सीट को डायरेक्ट इलेक्ट किया जाएगा और 10% सीट नॉमिनेशन सीट होगी। ओके, पर जिन काउंसिल में विमेंस का जो रिप्रेजेंटेशन है कम है, वहां पर नॉमिनेशन से विमेंस को सीट दी जा सकेगी ज्यादा। ये भी प्रावधान कुछ बताए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। ओके, हमारे लिए 30% आरक्षण इंपॉर्टेंट है, तो वो याद रखना। स्टेट बार काउंसिल एक स्टेचुरी बॉडी है। भारत में एडवोकेट्स एक्ट 1961 की धारा 3 के तहत यह गठित की जाती है, स्टेचुरी बॉडी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये नेशनल लेवल पर स्टेचुरी बॉडी है। एडवोकेट एक्ट 1961 के सेक्शन 4 के अंतर्गत इसका निर्माण किया जाता है, इसे बनाया जाता है, गठित किया जाता है। इंडिया में लीगल प्रैक्टिसेस, लीगल एजुकेशन को रेगुलेट करने वाली संस्था है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। जो वकील होते हैं ना, इनको रेगुलेट करती है, इनके एजुकेशन को रेगुलेट करती है। 1961 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। मनन कुमार मिश्रा इसके वर्तमान में चेयरमैन के पद पर है। इजी। यूनिसेफ डे हर साल कब मनाया जाता है? हर साल यूनिसेफ डे मनाया जाता है 11 दिसंबर को। वैसे ये 11 दिसंबर को जो यूनिसेफ डे है ना, ये यूनिसेफ का स्थापना दिवस है, और यूनिसेफ बच्चों के अधिकार, उनके हितों के लिए काम करने वाला यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है यूनिसेफ, है ना, बच्चों के लिए काम करती है। तो यूनिसेफ ने अपना 79th फाउंडेशन डे मनाया है 11 दिसंबर। 79th फाउंडेशन डे। इस दिवस को दुनिया में चिल्ड्रन की हेल्थ, एजुकेशन और प्रोटेक्शन के लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ओके, तो बच्चों के हितों में काम करने वाली संस्था है, तो ये जो डे इसके लिए मना रहे हैं वो भी बच्चों के हितों में ही मनाया जाता है। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के रूप में भी इसे जाना जाता है। पूरे वर्ल्ड में बच्चों के हितों के लिए यह संस्था काम करती है, उसी के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है। 11 दिसंबर 1946 में स्थापना, न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर, और 11 दिसंबर को मनाया जाता है यूनिसेफ डे। अच्छा, जो अदर डे हमने दिसंबर में पढ़े, 2-4 की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 7 दिसंबर, क्योंकि अभी सिविल एविएशन का बहुत प्रॉब्लम हुआ था इंडिगो का इंडिया में, तो ये याद रखना, पूछ सकते हैं, 7 दिसंबर। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर, और ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। चराइचुंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चराइचुंग उत्सव भारत के असम राज्य में मनाया जाता है। एक्चुअल में पता है, एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फेस्टिवल के रूप में से मनाया जाता है असम में। आपको पता है असम में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ब्रह्मपुत्र पर। कौन सा है? माजुली नदी द्वीप, है ना। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है असम में। असम के माजुली में ही 2nd एडिशन का आयोजन किया गया है चराइचुंग फेस्टिवल का, 7 से लेकर 10 दिसंबर तक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन फेस्टिवल है। माजुली में एक बर्ड सेंचुरी बहुत फेमस है, रॉयल बर्ड सेंचुरी, है ना। इसको रिस्टोर करने के लिए पिछले साल इसकी शुरुआत की गई थी चराइचुंग फेस्टिवल की, और इस साल इसका दूसरा एडिशन है। एक्चुअल में क्या होता है कि रॉयल बर्ड सेंचुरी लोग पहुंचते हैं और फिर जहां कचरा वगैरह जो है वो साफ करते हैं, और फिर मतलब रिस्टोर करने के लिए प्रयास करते हैं और लोगों को इसके प्रति अवेयर करते हैं। अब यहां पर रॉयल बर्ड सेंचुरी इंपॉर्टेंट पता है क्यों है? क्योंकि एशिया की सबसे पुरानी प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ साइट है इंडिया में, पूरे एशिया की सबसे पुरानी
प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ साइट कौन सी है? रॉयल बर्ड सेंचुरी, जो असम के माजुली में। क्योंकि प्रदूषण बहुत ज्यादा है, कचरा बहुत ज्यादा होते जा रहा है और धीरे धीरे अतिक्रमण के कारण ये खत्म होते जा रही है, तो इसको प्रोटेक्ट किया जाना जरूरी है। रॉयल बर्ड सेंचुरी को चराइचोंग बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। ओके, 1633 में अहोम किंगडम के शासक ने इसकी स्थापना की थी और यह असम के माजुली में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन, टाइम का 2025 एथलीट ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? टाइम द्वारा 2025 एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया है अजा विल्सन को। अजा विल्सन ये बास्केटबॉल प्लेयर है, बास्केटबॉल की प्लेयर है अजा विल्सन। तो टाइम मैगजीन ने हाल ही में अपना टाइम्स 2025 एथलीट ऑफ द ईयर अजा विल्सन को घोषित किया है। बेहतरीन परफॉर्मर, ठीक है, मतलब बास्केटबॉल में मेन और विमेन दोनों, मतलब अगर दोनों में देख लो ना, तो आज की जनरेशन की मेन और विमेन दोनों में से इस जनरेशन की बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर है अजा विल्सन। कहां की है? यूएसए की बास्केटबॉल प्लेयर। तो बास्केटबॉल प्लेयर अजा विल्सन को टाइम मैगजीन ने टाइम्स 2025 एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया है। समझ में आया? विमेन्स नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन की लॉस वेगास एक्स टीम के लिए खेलने वाली महिलाएं या खेलने वाली बास्केटबॉल प्लेयर है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर टाइम मैगजीन के द्वारा जो टाइटल दिया गया वो हमको याद रखना पड़ेगा। तो कौन सा टाइटल है? टाइम्स 2025 एथलीट ऑफ द ईयर। तो लास वेगास एसएस टीम की प्लेयर हैं और यूएसए की बास्केटबॉल प्लेयर है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, अचीवमेंट यहां पर मैंने आपको मेंशन किए हैं, इनको देख लेना। अचीवमेंट जो जो हैं इतना पूछा नहीं जाता। तो टाइम मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर कौन बनी है? तो ये बनी है अजा विल्सन, यूएसए की बास्केटबॉल प्लेयर। अभी एक हमने कल के सेशन में, परसों के सेशन में भी एक चीज पढ़ी थी, टाइम मैगजीन के 2025 सीईओ ऑफ द ईयर। तो ये नील मोहन को बनाया गया था। यूट्यूब के सीईओ हैं भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक। तो ये भी एक फैक्ट है, याद रखना। 11 दिसंबर के सभी करंट अफेयर यहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किए, एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को समझा। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज करने, है ना। चल, किस संस्था ने यूपीआई को विश्व का सबसे बड़ा रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम घोषित किया? तो ये कौन सा है? आईएमएफ। किस राज्य को नीति आयोग द्वारा जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया घोषित किया गया? तो यह घोषित किया गया मिजोरम को। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे 2025 की थीम क्या है? 10 दिसंबर को मनाते ह्यूमन राइट आवर एवरीडे एसेंशियल, यह थीम रखी गई है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे की 10 दिसंबर को। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली के 7th बैठक का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है केन्या के नैरोबी में। चेक रिपब्लिक का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? आंद्रेज बाबिस। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क ने 8 दिसंबर को अपना फाउंडेशन डे मनाया है। सार्क की स्थापना कब की गई थी? 1985 में। दुनिया के सबसे ऊंचे वॉर मेमोरियल का इनॉग्रेशन कहां किया गया? तो यह इनॉग्रेशन हुआ है कहां पर? लद्दाख में। 2026 के मेंस कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये एकमात्र इंडियन है आर प्रज्ञानंद। टाइम्स द्वारा 2025 सीईओ ऑफ द ईयर, अभी हमने बात की, नील मोहन है। चर्चित होरी हब्बा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो चर्चित होरी हब्बा उत्सव की बात करें तो यह मनाया जाता है कहां पर? कर्नाटका राज्य में। ओके, ये सारे करंट अफेयर हो गए हमारे कल के, रिवाइज हो गए। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये खुदाई खिदमतगार आंदोलन से संबंधित है। लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो जो भारत के सीमांत क्षेत्र है ना, वहां पर इनका आंदोलन हुआ था, इसीलिए खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से इनको पुकारा जाता है ना। शालीमार बाग का निर्माण किसने करवाया था? शालीमार बाग का निर्माण करवाया था जहांगीर ने। और सी राजगोपालाचारी को भारत रत्न दिया गया था
1954। ओके डन। अब हम चलते हैं लास्ट आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पर। वेटिंग फॉर अ वीजा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पहला क्वेश्चन, किसे प्रेस की स्वतंत्रता का मुक्तिदाता कहा जाता है? और मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए किस प्रकार की फसलें महत्वपूर्ण है? तो तीनों क्वेश्चन को नोट करो, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर करके जाओ, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।